नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिन की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं। साथ ही दो महत्वपूर्ण खबरों पर हमारा फोकस रहता है, जिन पर हम अपने विश्लेषक मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज हम अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टीम को लेकर चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान में क्यों चीन अपने सुरक्षा बल तैनात करना चाहता है। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद पहली बार राष्ट्रपति बाइडेन से मिलने पहुंचे ट्रंप। 20 जनवरी के शपथ ग्रहण से पहले प्रशासनिक हस्तांतरण पर हुई चर्चा। वॉशिंगटन में रिपब्लिकन सांसदों के साथ मनाया जीत का जश्न। अमेरिका में ट्रंप की टीम ने लिया आकार। एलोन मस्क और भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को संघीय सरकार में सुधार का प्रभार। रक्षा विभाग के लिए पीट हेग्सेथ और CIA नेतृत्व के लिए जॉन रैटक्लिफ का चयन। भारत और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में मुलाकात। डॉक्टर जयशंकर की सऊदी समकक्ष फैसल बिन फरहान से वार्ता। रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बात। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के ताजा हवाई हमले। उत्तरी इजराइल में मार गिराए गए कई ड्रोन। अमेरिकी विदेश मंत्री का इजराइल से आह्वान। मानवीय सहायता आपूर्ति के लिए करें लंबा संघर्ष विराम। और आइए सबसे पहले हम आपको जिस खबर की ओर लिए चल रहे हैं वो खबर पाकिस्तान से है। चीन को अब पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर भरोसा नहीं रह गया है। पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में चीन चाहता है कि पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए चीनी सुरक्षा बल तैनात किए जाएं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने खबर दी है कि इस सिलसिले में पाकिस्तान में चीनी सुरक्षा बल तैनात करने के लिए चीन लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। पाकिस्तान के कई शहरों और बलूचिस्तान में अपने नागरिकों पर लगातार हमलों से चिंतित चीन अब बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। चीन और पाकिस्तान इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि चीनियों की सुरक्षा के लिए चीनी सैनिकों को ही पाकिस्तान में तैनात किया जाए। पाकिस्तान के प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक डॉन ने रॉयटर्स के हवाले से ये जानकारी दी है। बातचीत में शामिल सैन्य और सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि चीन ने इसको लेकर पाकिस्तान को लिखित प्रस्ताव दिया है। इसमें एक दूसरे की सुरक्षा और सैन्य एजेंसियों को भेजने का प्रावधान है। चीन कथित आतंक विरोधी अभियानों और साझा हमलों की मांग कर रहा है। चीन के प्रस्ताव पर अभी पाकिस्तान ने औपचारिक सहमति नहीं दी है, लेकिन इसको लेकर दोनों पक्षों में विस्तृत वार्ता चल रही है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में चीनी नागरिकों पर हमलों की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। इन हमलों के पीछे बलूचिस्तान स्थित संगठनों का हाथ रहा है। ये संगठन सीपैक जैसी चीनी परियोजनाओं के खिलाफ हैं। इनका मानना है कि ऐसे प्रोजेक्ट बलूच संसाधनों के दोहन के लिए हैं। संगठनों के अनुसार चीन पाकिस्तान मिलकर बलूचों को उनके संसाधनों से बेदखल कर रहे हैं। चीनी नागरिकों पर हमलों की घटनाएं अलग अलग हिस्सों में सामने आ रही हैं। 7 अक्टूबर को कराची हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमले में 2 चीनी नागरिक मारे गए थे। इससे पहले भी चीनी इंजीनियरों, चीनी भाषा सिखाने वालों और चीनी परियोजनाओं से जुड़े लोग निशाना बनते आए हैं। चीनी ठिकानों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान कदम उठा रहा है, लेकिन हमले हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। अकेले गवादर में ही सीपैक की सुरक्षा के लिए 15,000 से अधिक पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। उधर ऐसी खबरें भी हैं कि चीनी राष्ट्रपति विदेशी धरती पर अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित न कर पाने पर सवालों के घेरे में हैं। चीन के अंदर उन पर इसको लेकर दबाव है। अब देखना यह है कि चीनी सैनिकों की तैनाती का यह प्रस्ताव अमल में आता है या नहीं। इसी खबर पर हम बात करेंगे। हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि चीन के नागरिकों पर जिस तरह से हमले देखे गए हैं हाल के दिनों में पाकिस्तान में,
उसके बाद चीन के राष्ट्रपति पर भी और चीन सरकार पर भी लगातार जो वहाँ की जनता है उसका दबाव है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। ऐसे में चीन चाहता है कि अपने सुरक्षा बलों को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भेजे पाकिस्तान। तो क्या आप कहेंगे कि पाकिस्तान पर अब चीन का किसी तरह का विश्वास नहीं, खासकर सुरक्षा को लेकर भी? ये अपने आप में एक शुरू से ही पहेली बना हुआ है कि पाकिस्तान के एक के बाद एक नेता कहते हैं कि चीन से दोस्ती उनकी जो है वो हिमालय से ऊंची और सागर से गहरी, और क्या-क्या उसका अलग-अलग तरह से व्याख्यान करते हैं। पर जब से ये निवेश शुरू किया चीन ने 2013 से, हम्म। तभी से चीन ने ये कहा था कि उनकी परियोजनाओं के लिए और उन पर करने वाले कर्मियों के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाया जाए। इतनी दोस्ती होने के बावजूद ऐसा करने की जरूरत पड़ी, हम्म। और शुरू से ही करीब 10,000 सेना इसमें एक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाया गया। बाद में वो शायद 15,000 तक उसका संख्या चली गई है। हम्म। उसके बावजूद जैसे आपकी रिपोर्ट में कहा गया, बार बार ऐसे हादसे होते हैं कि चीन को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये बात केवल चीन के दूतावास की या उनके मिशंस की नहीं है, वहां चीन की अपनी सुरक्षा व्यवस्था है। ये चिंता है करीब 5 लाख से ज्यादा चीनी जो पाकिस्तान में अलग अलग कामों के लिए रहते हैं, हम्म। उसमें ज्यादातर उनकी अपनी परियोजनाओं के लिए जो निवेश की परियोजनाएं हैं उस पर लगे रहते हैं। उसको लेकर ये लगातार चिंता है, जिससे चीन चाहता है कि कि पाकिस्तान और चीन की सेनाएं मिलकर जमीन पर सुरक्षा मुहैया कराने की कोशिश करें। जाहिर है कि पाकिस्तान उससे बचता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान यहां तक मानता है कि परियोजनाओं इसको योजना बनाने में किस तरह से सुरक्षा होनी चाहिए, उसमें हम जो समिति बनाए उसमें चीनी और पाकिस्तानी बैठकर ये तय कर सकते हैं। पर जमीन पर अभी वो चीन के फौज को नहीं चाहता कि उसकी अपनी जो व्यवस्था और कानून में जरूरत है उसके उसमें चीनी सैनिकों को सीधा शामिल करे। पर ये जो खबर सामने आई है उसको लेकर, चाहे वो आईएसपीआर हो जो इंटर सर्विसेज रिलेशंस की जो एजेंसी पाकिस्तान में है, जब विदेश मंत्रालय चीन में है, दोनों ने ये कहा कि हमें इस खबर का कुछ नहीं मालूम। इसका मतलब दोनों ही इससे बचते हुए नजर आते हैं। पर ये हालांकि ये चिंता खबर लोगों जो आई की है बड़ी ये पाकिस्तान का बहुत विश्वसनीय अखबार है, डॉन की रिपोर्ट है। और उन्होंने कई सारे सूत्रों के हवाले से खबर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब ये बात आई कि चीन वहाँ पर अपने सुरक्षा बल भेजना चाहता है अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए, तो जो पाकिस्तानी सूत्र थे उनकी ओर से ये भी कहा गया कि हो सकता है ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि चीन अपने जासूसों को भी वहाँ पर भेज सकता है। तो इससे पता लगता है कि ये विश्वास किस तरह का है दोनों देशों के बीच में। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यदि विश्वास हो तो चीन को पाकिस्तान को ही बार बार कहना चाहिए कि आप कानून और व्यवस्था को अच्छा करें, सुरक्षा मुहैया कराएं। हम्म। पर अब उनको इतने हादसे होने के बाद लगता है कि शायद पाकिस्तान कर नहीं पा रहा उनकी सुरक्षा। इसलिए वो चाहते हैं कि यदि इतना बड़ा निवेश, बहुत बड़ा निवेश, वो 65 अरब करोड़ अरब डॉलर की बात करते हैं वो, कि हम्म। उतना बड़ा निवेश पाकिस्तान में करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैंने कहा कि 5 लाख से भी ज्यादा चीनी लोग पाकिस्तान में हैं। उतने लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना शायद पाकिस्तान के बस में नहीं है, और जिस तरह से बार बार वहां आतंकी हमले हुए हैं उसको आतंक का जामा देकर चीन कह रहा है कि ज्वाइंट काउंटर टेरर ऑपरेशंस में हम जमीन पर अपने सैनिक भेजेंगे पाकिस्तान में। पर जाहिर है कि वो पाकिस्तान की जो साख बची है उस पर भी और चोट लगेगी कि पाकिस्तान अपने घर में ही सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहा अपने लोगों को या अपने यहाँ आने वाले लोगों को। तो पाकिस्तान उससे बचता नजर आता है। पर यह पहेली है कि इतनी खास दोस्ती होने के बावजूद ये तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा दोनों तरफ से। इस सब के बीच एक सवाल ये भी आता है क्योंकि ये जो अधिकतर हमले हुए हैं ये बलूचिस्तान के इलाके में हुए हैं, तो सवाल ये भी आता है कि जो बलूच सशस्त्र आंदोलन वहाँ पर चल रहा है, जो अहिंसक आंदोलन है, उसको तो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस की ओर से दबाने की वहाँ पर भरसक कोशिश की गई है। जो बलूच सशस्त्र आंदोलन वहाँ पर चल रहा है, कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि पाकिस्तान के हाथ से खिसक रही है ज़मीन वहाँ पर। कई बार ऐसी पुस्तकें भी छप चुकी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं उन विशेषज्ञों का, जो कहते हैं कि बलूचिस्तान अलग होने वाला एक
देश बनने वाला है। तो इस तरह से बलूचिस्तान में और भी कई जगह पाकिस्तान में इस तरह के अलगाववादी जो पाकिस्तान की खस्ता हालत को देखकर उनसे हटना चाहते हैं, अलग देश बनाना चाहते हैं, ऐसे कुछ सोच वाले लोग हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसमें मुझे लगता है ज्यादा सक्षम है और उनको हमेशा से लगता रहा है और उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी संसाधन हैं उनको जो एक्सप्लॉइट करते हैं उसका फायदा बलूचिस्तान को नहीं मिल रहा, उसका फायदा सीधा पंजाब को मिलता है पाकिस्तान में या इस्लामाबाद को मिलता है। तो ये लगातार जो उनकी ग्रीवेंस है, जो उनकी चिंता है उसको लेकर मुझे लगता है बहुत नाराजगी बलूचिस्तान में खासकर है और ये कुछ जो परियोजनाएं हैं ये बलूचिस्तान में है, इसलिए वहां पर जो चीनी कर्मी आते हैं इन सब परियोजनाओं पर उनके साथ इस तरह के अक्सर हादसे देखने को मिलते हैं। तो ये जाहिर है कि इतनी विकास की परियोजनाएं लाने के बावजूद भी यदि आम जनता को वहां के लोगों को फायदा नहीं मिलता है तो उनकी नाराजगी सामने है और उनकी नाराजगी को या तो बातचीत से उसको सुलझाना चाहिए या सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। ये उसमें पाकिस्तान उसमें हमेशा से असफल होता हुआ नजर आता है। तो मुझे लगता है इसीलिए चीन सोचता है कि उनको अपने सैनिकों को सीधे वहां भेज देना चाहिए और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। पाकिस्तान यहां तक मानने को तैयार है कि उसके प्रबंधन में जो समितियां बनाई जाएं उसमें चीनी अफसर आकर बैठ सकते हैं, उसमें जो निर्णय है वो इकट्ठे ले सकते हैं, पर जमीन पर जब ऑपरेशन करना होगा सुरक्षा मुहैया कराने के लिए तो वहां चीनी सैनिकों को पाकिस्तान अभी तक नहीं उतारना चाह रहा है अपने साथ। तो अपने आप वो सुरक्षा मुहैया कराने की कोशिश करता है पर फिलहाल बार बार उसमें असफलता मिलती है उसको। तो कहां तक चीन ये अपना दबाव बना पाएगा कि चीनी जो सैनिक हैं वो इन सब जगहों में आकर खुद अपने नागरिकों को सुरक्षा पाकिस्तान में देना शुरू करें। तो मुझे लगता है ऐसा होने पर शायद भारत को भी चिंता होगी कि एक और पड़ोसी देश में चीन के सैनिक अब घुसने शुरू हो गए, वहां का जो व्यवस्था है उसको कानून और व्यवस्था को बनाने में वो सीधा वहां योगदान दे रहे हैं। तो प्रोफेसर मुझे साहब, लगता इस सब के बीच एक सवाल ये भी आता है कि चीन के अगर जो बिजनेस इंटरेस्ट की हम बात करें तो श्रीलंका में क्या कुछ हुआ हमने देखा है। तो चीन, चाहे हम सीपीईसी की बात करें या चीन के जो दूसरे प्रोजेक्ट जिनमें चीन ने पैसा लगाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर उनकी बात करें, तो यहाँ भी जो पाकिस्तान और चीन आपस में बहुत अच्छी दोस्ती बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीन का बिजनेस इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा हावी हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर। चीन ने बहुत से बड़े बड़े निवेश कुछ ऐसे देशों में किए हैं जहां राजनीतिक अस्थिरता है, आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है। तो अब 10 साल में ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन का है उस पर वहां चीन में भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि इतना निवेश करने से चीन को क्या फायदा है और खासकर यदि जानो माल का नुकसान होता है जिस तरह से पाकिस्तान में हो रहा है एक के बाद एक, तो वो सवाल चीन में उठते हैं। शायद इसी दबाव में आकर चीन की सरकार कोशिश कर रही है कि अपने सैनिकों को भी वहां भेजें और अपनी तरह से कोशिश करें कि वहां जो उनके कर्मी जाते हैं परियोजनाओं पर काम करने के लिए उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी एक और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा हमको ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार हम बातचीत करेंगे अमेरिका में जिस तरह से नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अपनी टीम बना रहे हैं, वो क्या कुछ संकेत हैं, उस टीम को बनाने के बाद क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, उस पर बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद और अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर की। अमेरिका में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी है। विदेश मंत्री और एनएसए सहित दूसरे विभागों के मुखियाओं की घोषणा के बाद अब ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट एक्स के मालिक एलोन मस्क को अपनी टीम में लिया है। वहीं एक न्यूज़ चैनल के एंकर को अपना रक्षा मंत्री बनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। नियुक्तियों के क्रम में सबसे ज्यादा चर्चा सरकारी दक्षता विभाग की है। पहली बार स्थापित किया जा रहा ये महत्वाकांक्षी विभाग विश्व के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क और भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को सौंपा गया है। अमेरिकी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन और लालफीता शाही से छुटकारे में इस विभाग की अहम भूमिका होगी। ये विभाग संघीय सरकार में सुधार, गैर जरूरी विभागों को खत्म करने, फिजूल खर्ची को कम करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन का जिम्मा संभालेगा। चुनाव में ट्रंप विल फिक्स इट बेहद लोकप्रिय नारा था। इसका अभिप्राय अमेरिकी जनता को आश्वस्त करना था कि वो सत्ता में वापसी करके व्यवस्था में व्यापक सुधार और उसकी दक्षता का विस्तार करेंगे। माना जा रहा है कि इस दिशा में एलन मस्क और विवेक रामास्वामी की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। ट्रंप ने इन्हें 4 अप्रैल 2026 तक काम निपटाने को कहा है। इसी दिन अमेरिकी आजादी दस्तावेज पर हस्ताक्षर की 250वीं वर्षगांठ है। ट्रंप प्रशासन में रक्षा मंत्रालय किसको मिलेगा, इस पर सबकी निगाहें थीं। ट्रंप ने इसके लिए पीट हेग्सेथ पर भरोसा जताया है। यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता और पश्चिम एशिया संकट जैसे हालात को देखते हुए पीट हेग्सेथ की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। फिलहाल फॉक्स न्यूज में एंकर के तौर पर कार्यरत पीट हेग्सेथ पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। वो सैनिकों के 2 वकालत समूहों के पूर्व प्रमुख भी हैं। अमेरिकी विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति माइक हक्कबी की है, जिन्हें इजराइल में अमेरिकी राजदूत बनाया जाएगा। उनकी ख्याति इजराइल के कट्टर समर्थक की है। वो पश्चिमी तट में इजरायली बस्तियों के विस्तार की खुलकर हिमायत करते हैं। ट्रंप प्रशासन में जॉन रेडक्लिफ CIA चीफ होंगे। वो अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। ट्रंप की टीम में सभी नियुक्तियां मजबूत विदेश नीति और दूरगामी आंतरिक सुधारों के ट्रंप के वादों के अनुरूप नजर आ रही हैं। इस खबर पर बात करेंगे। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर साहब, कल भी हमने कार्यक्रम किया था और कल मार्को रूबियो और NSA की वहाँ पर घोषणा हुई थी। तो ये निकल के आया था कि भारत के साथ काफ़ी अच्छे संबंध होने वाले हैं। इंडो पैसिफिक में भारत को काफ़ी अच्छा समर्थन और साझेदारी भारत के साथ अमेरिका की होने वाली है। आज जो नाम सामने आए हैं उसमें सबसे पहले अगर एलोन मस्क की बात करें या विवेक रामास्वामी की बात करें, ये जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट वहाँ पर बनाया गया है, क्या कुछ संकेत हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एलोन मस्क की ओर से ये संकेत दिए गए थे कि कई सारे विभागों में किस तरह से विभागों को कम किया जाए, मंत्रालयों को कम किया जाए, और वहाँ पर जिस तरह का माहौल है, महंगाई है, आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना है। तो क्या कुछ संकेत है? सबसे पहले तो जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब उनको शायद राजनीति की पर उतनी पकड़ नहीं थी। इस बार जो पहला बदलाव ये है कि वो अपनी टीम को एक के बाद बहुत ठीक से चुन भी रहे हैं और सोशल मीडिया में बता भी रहे हैं। और ठीक उसी तरह से अपनी नीतियों की भी रूपरेखा सामने रख रहे हैं कि जैसे ही वो 5 जनवरी को अपना पद का भार संभालेंगे तो किस तरह से वो नीतियों को भी आगे बढ़ाएंगे। और इनमें हम देखते हैं कि कुछ हद तक या तो भारतीय मूल के लोग या भारत की और सकारात्मक रुझान रखने वाले कुछ लोग उनकी टीम में आते हुए नजर आते हैं। जैसे विवेक रामास्वामी की आपने बात की, वो भारतीय मूल के हैं। एलन मस्क भी हाल ही में अपने जो स्टारलिंक उनका है उसमें भारत में आकर निवेश करना चाहते हैं, भारत से जुड़ना चाहते हैं। और इन दोनों का जो एक तरह से ओवरसाइट है वो सभी विभागों में रहेगा एक तरह से। दूसरा, जैसे आपने कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की आपने बात की, वो भी एक तरह से
जो वहां की संसद है, वहां के इंडिया कॉकस के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो भारत से जुड़कर अपनी हिंद प्रशांत की रणनीति जो है डोनाल्ड ट्रंप की, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके अलावा वो ये भी कह चुके हैं पहले इसके कि जो भारत की संप्रभुता है उसको बचाने में यदि काउंटर टेरर स्ट्राइक्स करनी पड़ती हैं जिस तरह से हुई थी, तो भारत का अधिकार है उस तरह का करने का। उसके अलावा हाल ही में काश पटेल की भी काफी बात चल रही थी कि शायद उनको भी कोई महत्वपूर्ण शायद रक्षा मंत्रालय मिल सकता है, पर वो नहीं मिला अभी। पर उसके अलावा वो FBI में या उसमें हो सकता है अटॉर्नी जनरल में जा सकते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ नेता हैं जिनका रुझान भारत के प्रति देखा गया है कि वो सकारात्मक है। वो बहुत से अलग अलग पदों पर ओहदों पर जाते हुए नजर आते हैं। और उसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप का खुद भी जो भारत के प्रधानमंत्री के साथ जो उनका तालमेल है बहुत अच्छा है। उपराष्ट्रपति की पत्नी भारतीय मूल की हैं, वो भी एक जुड़ जाती है बात इसमें। तो भारत के कई तरह से जो यहाँ के मूल के लोग हैं, भारतीय मूल के, उनको अलग अलग तरह से इस सरकार में शामिल होते हुए देखते हैं। तो उससे लगता है कि तालमेल और अच्छा करने में बहुत आसानी हो सकती है। डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर जो पीट हेग्सेथ का नाम सामने आया है, फिलहाल वो फॉक्स न्यूज़ में एंकर हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी रह चुके हैं, नेशनल गार्ड में रह चुके हैं। तो उनके आने वाले कार्यकाल को आप किस तरह से देख सकते हैं? क्योंकि अगर हम डिफेंस की बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से अमेरिका अभी तक यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, क्या कुछ आगे दिख सकता है? आजकल देखें जो रक्षा का मामला है वो भू राजनीति से बहुत जुड़ गया है। तो केवल सेनाओं की भिड़ंत तक ही सीमित नहीं है रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी। किस तरह से तालमेल बनाना है पावर प्रोजेक्शन करने से, किस तरह से तालमेल बनाना है आपस में बातचीत करने से, तो ये सब चीजें भी रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी में आ जाती हैं इस तरह से। तो एक नया कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट है कि किस तरह से आप टेलीविजन एंकर को लाकर इतना बड़ी जिम्मेदारी देते हैं कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय को संभाले वो। तो जाहिर है कि उनमें जो खासियत है वो देखने में नजर आएंगी। पर मुझे लगता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल बनाने की, जिसमें बातचीत करने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, उसमें पहले हमने देखा था माइक पॉम्पियो जब थे वहां के विदेश मंत्री, तो उनका भी रुझान काफी आक्रामक था। तो फॉक्स न्यूज की यदि आप याद करें तो मुझे लगता है कि वहां के एंकर्स का भी थोड़ा सा रुख जो है वो तीखा रुख बना रहता है। तो क्या वो प्रभाव राजनीति में भी आएगा, रक्षा मंत्रालय में इस तरह तीखा रुख आएगा या नहीं आएगा, वो देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन दोनों विषयों पर हमारे दर्शकों को ये तमाम जानकारियां और अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। राजा आओ आओ आया। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। ये सोलर पावर बन गया। फ्यूचर बन गया। क्या चल रहा है बेबी? पापा और मैं फ्यूचर बना रहे हैं।
फ्यूचर ही तो बना रहे हैं, हर ओर डिकार्बोनाइजेशन बढ़ा के और सालों से प्रोड्यूस होते वॉट्स में ग्रीन मिला के। एनटीपीसी ग्रीन, अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड, ब्राइटनिंग इंडियाज टुमारो विद ग्रीन वॉट्स। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में। आज फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ के जाते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने बुधवार को दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने इजराइल फिलिस्तीन सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा की और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों में साझा सहयोग करने का वादा किया। यूक्रेन के खिलाफ मोर्चे पर उत्तर कोरियाई सैनिक सक्रिय रूप से रूसी सेना के साथ लड़ाई में शामिल हो गए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से यह दावा किया गया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बताया कि 10,000 से अधिक उत्तर कोरियाई सैनिकों को पूर्वी रूस भेजा गया है और उनमें से अधिकांश सुदूर पश्चिमी कुर्स्क ओब्लास्ट में चले गए हैं, जहां उन्होंने रूसी सेना के साथ युद्ध अभियान में शामिल होना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि अगस्त के बाद से रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर अपना पहला मिसाइल हमला किया है, जिसके बाद बुजुर्ग महिलाओं और छोटे बच्चों को भूमिगत मेट्रो स्टेशन में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद बुधवार सुबह पूरे कीव में विस्फोट हुए। यूक्रेन वासियों को चिंता है कि ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर ऐसे हमले देश की लड़खड़ाती ऊर्जा प्रणाली को एक नया झटका दे सकते हैं और सर्दी शुरू होते ही लंबे समय तक ब्लैकआउट का कारण बन सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि इजराइल ने गाजा में अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और अब गाजा में लड़ाई खत्म करने का समय आ गया है। इस सब के बीच इजराइल का गाजा में हमास के खिलाफ और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान जारी है। इजरायली सेना के तोपखाने ने दक्षिणी लेबनान के शमा और जिब्किन शहरों के आसपास बमबारी की है। वहीं रूस ने इजराइल से सीरिया में रूसी अड्डे के पास हवाई हमले शुरू करने से बचने के लिए कहा है। अमेरिका ने मंगलवार को सूडान के अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के एक कमांडर अब्देल रहमान जुमा बरकल्ला पर पश्चिमी दारफुर में मानवाधिकारों के हनन में शामिल होने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगा दिया। जुमा ने पश्चिम दारफुर में आरएसएफ के सैन्य अभियान का नेतृत्व किया, जहां से नागरिकों को निशाना बनाने, महिलाओं के साथ यौन हिंसा और गंभीर मानवाधिकारों के हनन के मामले सामने आए हैं।